नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम तीसरा पार्ट सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 यही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आज हमारा टॉपिक है प्रजनन और आधुनिक तकनीक। कई दंपतियां जो होती हैं, कई कारणों से उनको संतान नहीं प्राप्त होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं कि स्त्रियों में जो है मासिक धर्म में अनियमितता होती है, या डिंब के निर्माण के में अवरोध उत्पन्न होता है, या अंडनलिका में डिंब प्रवेश नहीं कर पाता है, रुकावटें आती हैं, या गर्भाशय में जो गर्भ आरोपण होता है उसकी क्षमता नहीं होती, गर्भाशय में गर्भ स्थापित नहीं हो पाता है। इन सब कारणों की वजह से संतान प्राप्ति में समस्या निर्मित होती है, कई बाधाएं निर्माण होती है। पुरुषों में भी हो सकता है कि पुरुषों में के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी होती है, या शुक्राणु बिल्कुल भी निर्मित नहीं होते हैं, या फिर शुक्राणुओं की गति मंद होती है, या फिर जो है शुक्राणुओं में भी कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। इससे संतान निर्मिति में बाधा निर्मित होती है। लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के कारण अब सारी समस्याओं पर मात देना संभव हुआ है। इसके लिए कौन कौन सी तकनीकें विकसित की गई हैं? कांच नलिका में फलन, IVF संकल्पना इसको कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कांच नलिका में फलन प्रक्रिया कराई जाती है। इसमें स्थानापन्न मातृत्व, सरोगेट मदर ये होता है, और वीर्य बैंक, स्पर्म बैंक, जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे ही स्पर्म बैंक भी होता है। चलिए हम डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है कांच नलिका में फलन। यहाँ पर देखिए बच्चों, कांच नलिका में फलन या IVF संकल्पना दिखाई है। इस तकनीक में फलन की क्रिया एक कांच की नलिका में की जाती है, और जो ये कांच की नलिका में ही दिखाया गया है। यहाँ अंडा कोशिका दिखाई है, ये अंडा कोशिका है, और यहाँ सूक्ष्म नलिका के द्वारा जो है ये अंडा कोशिका डाली जाती है। ये भी सूक्ष्म नलिका है, यहाँ से शुक्राणु को भेजा जाता है। तो ये निर्माण होने वाला अंड कोशिका और शुक्राणु, शुक्र कोशिका दोनों का फलन होता है, और जो निर्माण होने वाला भ्रूण जो होता है, अंड कोशिका और शुक्र कोशिका के मिलन से जो है फलन क्रिया होती है, और ये जो निर्माण होने वाला भ्रूण होता है इसको उचित समय पर दंपति के स्त्री के गर्भाशय में आरोपित कर दिया जाता है। शुक्राणुओं की संख्या में कमी, डिंब का अंडनलिका में प्रवेश में रुकावट, इन समस्याओं के कारण अगर संतान प्राप्ति न हो रही हो तो उस समय IVF तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा है स्थानापन्न मातृत्व। कुछ स्त्रियों में गर्भाशय आरोपण नहीं होता है, वे स्त्रियां स्थापन्न मातृत्व इस आधुनिक उपचार पद्धति की सहायता ले सकती है। इस पद्धति में क्या किया जाता है, जो गर्भाशय आरोपण क्षम न होने वाली जो स्त्री होती है उसके अंडाशय से डिंब लिया जाता है, और उस डिंब को कांच नलिका में ही फलन की क्रिया कराई जाती है, और उसी स्त्री के पति के शुक्राणु का उपयोग करके फलन क्रिया कराई जाती है, और उससे जो निर्मित भ्रूण होता है उसको उसी स्त्री में नहीं रखेंगे, किसी दूसरी अन्य स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। जैसे ये दोनों जो है पति पत्नी है, स्त्री का जो है अंडाणु लिया है और पुरुष का शुक्राणु लिया है, और फलन क्रिया कांच नलिका में कराई है, और किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में इस भ्रूण को आरोपित किया है। ऐसी परिस्थिति में जिस स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण का आरोपण किया जाता है उस स्त्री को स्थानापन्न माता कहा जाता है, सरोगेट मदर कहा जाता है। तो ये क्या हो गई, सरोगेट मदर हो गई। इसके बाद तीसरी तकनीक है वीर्य बैंक है। जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे ही
ये संकल्पना है वीर्य बैंक की। कई दंपत्ति के पुरुषों में शुक्राणुओं की निर्मित नहीं होती है। समस्या होने के कारण जो है ऐसी दंपत्तियों के लिए संतान प्राप्ति हेतु वीर्य बैंक इस संकल्पना को सामने लाया गया है। पुरुषों के इच्छानुसार उनकी संपूर्ण शारीरिक और अन्य जांच करने के बाद उनके द्वारा स्खलित वीर्य बैंक में संग्रहित करके रखा जाता है। और जिस दंपत्ति को संतान की आवश्यकता होती है उनके इच्छानुसार संग्रहित करके जो रखा हुआ वीर्य होता है उसका उपयोग करके दंपत्ति के स्त्री का डिंब लिया जाता है। और IVF संकल्पना इस तकनीक की सहायता से ही उसको फलित किया जाता है, फलन करवाया जाता है कांच नलिका में ही। और तैयार होने वाला जो भ्रूण होता है वो उसी स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। कानून के अनुसार उस वीर्यदाता का नाम गुप्त रखा जाता है। इस तरह से ये तीनों जो है तकनीक है जिसके द्वारा जो संतानहीन दंपत्ति को संतान प्राप्ति हो सकती है। ये तीनों तकनीक बच्चों पिछले साल पूछी गई है परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में, तो अभी इस साल आने की कम संभावना है। इसके बाद बच्चों हम अगला टॉपिक लेते हैं जुड़वा और लैंगिक स्वास्थ्य। बच्चों कई बार आपने ऐसे जुड़वा बच्चे देखे होंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक लड़का एक लड़की दिखाई दे रहे हैं। नीचे जो है 2 जुड़वा लड़कियां दिखाई दे रही है, 18 महीने की है, बहुत प्यारी लग रही हैं। अब ये जुड़वा बच्चे कैसे निर्मित होते हैं ये हम देखेंगे। गर्भाशय में एक ही समय में 2 भ्रूणों की वृद्धि होकर 2 शिशुओं का जन्म होता है। ऐसे शिशुओं को जुड़वा कहते हैं। जुड़वा की आपको परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि गर्भाशय में एक ही समय में 2 भ्रूणों की वृद्धि होकर 2 शिशुओं का जन्म होता है। ऐसे शिशुओं को ही जुड़वा कहते हैं। कई दंपत्तियों को जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा बच्चे ये 2 प्रकार के होते हैं, एक युग्मज जुड़वा और द्वियुग्मज जुड़वा। अभी बच्चों यहाँ हम देखेंगे एक युग्मज जुड़वा। पुरुष की ओर से शुक्र कोशिका और स्त्री की ओर से अंड कोशिका आती है और इन दोनों का संयोग होकर जो है युग्माणु तैयार होता है। तो एक युग्मज जुड़वा संतान जो है एक ही युग्माणु से बनती है। अब इससे जो भ्रूण तैयार होता है तो भ्रूण के विकास के शुरू के समय में युग्माणु तैयार होने के लिए 8 दिनों के अंदर ही, युग्माणु तैयार होने के 8 दिनों के अंदर ही इस कोशिका का अचानक 2 समूहों में विभाजन हो जाता है। एक ही युग्माणु से तैयार होता है एक युग्मज जुड़वा और इसी का जो है ये कोशिका तैयार होने के 8 दिनों के अंदर इसका 2 समूहों में विभाजन हो जाता है। और फिर जो है इस भ्रूण कोशिका के दोनों समूह जो है, ये जो भ्रूण कोशिका है इसके दोनों समूह अलग अलग भ्रूण के रूप में बढ़ने लगते हैं और पूरी वृद्धि होकर एक युग्मज जुड़वा जन्म लेते हैं। ये जुड़वा संतान जनुकीय दृष्टि से बिल्कुल समान होती है, इसलिए ये संतानें दिखने में भी एक दूसरे के बिल्कुल समान ही होती है और इनका लिंग भी एक जैसा ही होता है। अर्थात यदि ये दोनों लड़कियां होंगी तो दोनों लड़कियां ही होंगी, या फिर अगर लड़की होंगी तो दोनों लड़के ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक लड़का होगा एक लड़की होगी, ये दोनों का लिंग एक जैसा ही होगा। किसमें? एक युग्मज जुड़वा में। अगर लड़की होगी तो दोनों लड़कियां ही होती हैं, अगर लड़का होगा तो दोनों लड़के ही होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक जुड़वा के संदर्भ में भ्रूण कोशिका का विभाजन अगर युग्माणु तैयार होने के 8 दिनों के बाद हुआ, तो अगर 8 दिनों के भीतर जो है युग्माणु तैयार होने के उसका 2 भागों में विभाजन हो गया, 2 समूहों में विभाजन हो गया, तो संतान एकदम नॉर्मल होती है। लेकिन अगर 8 दिनों के बाद हो तो ऐसी स्थिति में संयुक्त जुड़वा संतानें जन्म लेती है।
ऐसी जुड़वा संतानों के शरीर का कोई हिस्सा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई अवस्था में जन्म लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों संतानों का सिर जुड़ा हुआ है, कभी कोई हाथ से जुड़ा रहता है, कभी कोई पेट से जुड़ा हुआ रहता है, कभी कोई पैर से जुड़ा रहता है। मतलब ऐसी संतानों में एक दूसरे से जुड़ी अवस्था में संतान जन्म लेती है। ऐसे जुड़वा में कुछ अंग संयुक्त होते हैं। इसके बाद बच्चों अभी हम देखेंगे जुड़वा का दूसरा प्रकार, द्वियुग्म जुड़वा। द्वियुग्म जुड़वा में जो है क्या होता है कि इस स्थिति में ये अपवादात्मक स्थिति होती है कि इसमें स्त्री के अंडाशय से एक ही समय में 2 डिंब बाहर निकलते हैं और अंडनलिका में छोड़े जाते हैं। इन दोनों डिंबों का अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा, अब शुक्राणु हमेशा अंडपेशी या अंडकोशिका तो एक ही निर्मित होती है, लेकिन शुक्राणु तो लाखों शुक्राणु रहते हैं साथ में। तो अगर जो है अपवादात्मक स्थिति में जो है अंडाशय से एक ही समय में 2 अंड कोशिका जो है निकलती है, तब इन दोनों डिंबों को अलग अलग 2 शुक्राणुओं द्वारा फलन किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर इस कोशिका का इस शुक्राणु द्वारा और इस कोशिका का इस शुक्राणु द्वारा जो है फलन किया जाता है और फलन होकर 2 युग्माणु तैयार हो जाते हैं। इन दोनों युग्माणुओं से 2 भ्रूण तैयार होकर दोनों का गर्भाशय में आरोपण होता है। अब गर्भाशय में आरोपण होकर जो है पूरी वृद्धि होने पर द्वियुग्म जुड़वा संतान जन्म लेती है। ऐसी जो जुड़वा संतान होती है ये जनन की दृष्टि से भिन्न होती है और लैंगिक दृष्टि से समान या भिन्न भिन्न भी हो सकती है। अब ये जो द्वियुग्म जुड़वा है ये लैंगिक दृष्टि से समान या भिन्न भिन्न भी हो सकती है। अर्थात क्या हुआ कि अगर एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं, या दोनों लड़के भी हो सकते हैं, या फिर दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक आता है हमारा लैंगिक स्वास्थ्य। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति का सुस्थिति में रहना ही स्वास्थ्य कहलाता है। विभिन्न सामाजिक प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, अज्ञानता है, लोगों को ज्ञान नहीं रहता है, कम उम्र में शादी कर देते हैं, संकुचित दृष्टिकोण है। इन सभी कारणों के कारण हमारे देश में लैंगिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाई नहीं देती है। विशेष रूप से स्त्रियों के लैंगिक स्वास्थ्य के विषय में उदासीनता दिखाई देती है। स्त्रियों को आने वाला मासिक धर्म का सीधा संबंध लैंगिक और संपूर्ण स्वास्थ्य से है। आज के युग में स्त्रियां पुरुषों के बराबर में कार्य कर रही है, जिससे उन्हें दिन भर घर के बाहर भी रहना पड़ता है। मासिक धर्म के समय रक्तस्राव होता है, इसलिए गुप्तांगों की समय समय पर स्वच्छता रखना आवश्यक है, नहीं तो लैंगिक स्वास्थ्य की समस्या निर्माण हो सकती है। पुरुषों में भी लैंगिक स्वास्थ्य की समस्या निर्माण हो सकती है। इसको टालने के लिए गुप्तांगों की समय समय पर स्वच्छता रखना आवश्यक है। लैंगिक रोगों में साइफिलिस और गोनोरिया ये 2 रोग ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये दोनों रोग जीवाणुओं द्वारा ही होते हैं। साइफिलिस और गोनोरिया ये दोनों ही रोग जीवाणुओं द्वारा होते हैं। गुप्तांगों सहित शरीर के अन्य भागों पर धब्बे बनना, फुंसियां आना, बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, बालों का झड़ना, ये लक्षण साइफिलिस रोग में दिखाई देते हैं। और गोनोरिया रोग में पेशाब करते समय जलन होना, दर्द होना, शिश्न और योनि मार्ग से पस निकलना, मूत्र मार्ग, गुदाशय, गला, आँख, इन अवयवों में सूजन आना, ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जो है बहुत ही सजग रहना आवश्यक है। लैंगिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। आज बच्चों
आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ है और अब इस पार्ट के प्रश्नोत्तर आपको अपने कॉपी में लिखना है और मुख्य रूप से आपको याद करना है। शुरुआत से बच्चों आप टच में रहिए, ऐसा नहीं कि इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा पढ़ना बहुत कठिन होगा। अभी परीक्षा आ जाएगी तो हाफ ईयरली परीक्षा भी होगी आपकी, तो इसके लिए आप शुरू से तैयारी करेंगे तो बोझ नहीं होगा। और पाठ के बीच बीच में जो प्रश्नोत्तर है उनको भी जो है आपको याद करना है। आपको होमवर्क के रूप में जो दिए थे वो प्रश्नोत्तर भी करना है और भी जितने छोटे छोटे नए प्रश्न तैयार होते हैं उन सभी को आपको पढ़ना है। आज इतना ही, धन्यवाद।